दोस्तों चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। सोचिए, साल है 1980। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भीड़ में एक नया बिल्कुल आम सा जॉबर कदम रखता है। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही लड़का आने वाले एक दशक में इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल बनने वाला है। ये सिर्फ किसी के अमीर बनने की कहानी नहीं है, ये भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की सच्ची कहानी है। हौसला, बेहिसाब चालाकी और अहंकार की एक ऐसी दास्तान जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे उनके एक आम ब्रोकर बनने का सफर, फिर बेयर कार्टेल से उनकी वो मशहूर टक्कर, उसके बाद कैसे मनी मार्केट का फायदा उठाया गया, फिर द बिग बुल का सुनहरा दौर, और आखिर में वो 4000 करोड़ का भयंकर पतन। चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, एक आम ब्रोकर बनने का सफर, रायपुर से बीएसई तक। आखिर हर्षद मेहता द बिग बुल बना कैसे? कहानी शुरू होती है रायपुर जैसे छोटे शहर से। 1973 की बात है, उम्र थी सिर्फ 18 साल। पिता का बिजनेस फेल हो रहा था तो निराश होकर हर्षद मुंबई आ गए। शुरुआत में गुजारा करने के लिए प्लास्टिक स्क्रैप बेचा, फिर 1977 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस में क्लर्क लग गए और सैलरी थी सिर्फ 600 रुपये महीना। सफर बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन असली गेम चेंज हुआ 1980 में, जब उन्होंने बीएसई ट्रेडिंग रिंग में कदम रखा। पता है, पहले ही दिन उनको 2000 रुपये का नुकसान हुआ था, पर हार मानने के बजाय उन्होंने मार्केट की बारीकियों को समझा और जून 1982 में अपनी खुद की फर्म ग्रो मोर कंसल्टेंट्स खड़ी कर दी। अब सवाल ये है कि शुरुआती पैसा आखिर आया कहाँ से? जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है, इनसाइडर ट्रेडिंग। हर्षद ने एक बिल्कुल नया तरीका निकाला। उन्होंने लेबर यूनियंस के लीडर से जान पहचान बनाई ताकि उन्हें कंपनीज के डेली प्रोडक्शन डेटा का पहले से ही पता चल जाए। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता, वो एडवांस में शेयर्स खरीद लेते। अब देखिए, आज के वक्त में ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन उस वक्त इंडिया में ये बिल्कुल लीगल था। इसके अलावा पंप एंड डंप जैसी टेक्निक्स का यूज करके उन्होंने टी कंपनीज के सस्ते शेयर्स खरीदे, आर्टिफिशियली उनकी डिमांड बढ़ाई और अपना पहला बड़ा मुनाफा कमा लिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बेयर कार्टेल से टक्कर और मार्केट के दिग्गजों की असली जंग। साल आ गया था 1986। हर्षद की लगातार कामयाबी ने मार्केट के पुराने खिलाड़ियों की नींद उड़ा दी थी। एक तरफ थे द बुल यानी अपने हर्षद मेहता, इनका मानना था कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा और इसके लिए वो लगातार शेयर्स खरीदते थे। और दूसरी तरफ थे द बेयर यानी मनु मानिक और उनका बड़ा कार्टेल। ये लोग मार्केट के गिरने पर पैसे कमाते थे, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। असली टकराव तब शुरू हुआ जब हर्षद ने एसपीआईसी कंपनी के शेयर्स बहुत हैवी क्वांटिटी में खरीद लिए। मनु मानिक के कार्टेल ने हर्षद को बर्बाद करने की ठान ली और उन्हीं शेयर्स को शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया ताकि दाम बिल्कुल जमीन पर आ गिरे। बियर्स ने पूरे मार्केट में ये अफवाह फैला दी कि हर्षद में आप बैंकरप्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ हर्षद ने एक बेहद चालाक पीआर मूव खेला। दुश्मनों को उन्हीं के खेल में हराने के लिए उन्होंने अपने सारे ड्यूज 14 दिन पहले ही एडवांस में क्लियर कर दिए। ऐसा करने पर उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का भयंकर नुकसान उठाना पड़ा, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी रकम थी। पर इस नुकसान ने मार्केट में उनकी एक सॉलिड इमेज बना दी। अफवाहें पल भर में टूट गई और हर्षद एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे। चलिए अब देखते हैं तीसरा सेक्शन, मनी मार्केट का फायदा। यहाँ से होती है इस पूरे स्कैम की असली शुरुआत। इतना बड़ा ब्रोकर बनने के बाद भी हर्षद संतुष्ट नहीं थे। उन्हें क्लाइंट्स का पैसा नहीं बल्कि खुद के लिए हजारों करोड़ का कैपिटल चाहिए था, वो भी अपने टर्म्स पर। और इसका रास्ता बैंक्स के आपस के लेनदेन में छुपा था, जिसे रेडी फॉरवर्ड डील्स कहते हैं। अब इसे थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए बैंक ए को शॉर्ट टर्म के लिए कैश चाहिए, तो वो बैंक बी से लोन लेता था। लेकिन फिजिकली एसेट्स भेजने के बजाय बैंक ए एक कागज का टुकड़ा देता था, जिसे बैंक रिसीट या बीआर कहते हैं। ये एक तरह का वादा था कि अगर लोन वापस नहीं किया तो ये एसेट्स बैंक बी के हो जाएंगे। इन आपस की डील्स को स्मूथ बनाने का काम करते थे मनी मार्केट ब्रोकर्स, और हर्षद ने बड़ी चतुराई से इस ब्रोकर की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन वहां बैठे बैठे सिर्फ ब्रोकरेज कमाना उनका मकसद थोड़ी ना था। यहाँ 2 मास्टर लूपहोल्स थे जिन्होंने इंडिया के सबसे बड़े स्कैम की नींव रखी। पहला लूपहोल ये था कि डील पूरी होने से पहले ही बैंक्स एडवांस पैसा ब्रोकर के अकाउंट में डाल देते थे।
हर्षद इस एडवांस मनी को 10 से 15 दिन के लिए स्टॉक मार्केट में घुमाते, तगड़ा मुनाफा कमाते और फिर जाके बैंक की डील पूरी करते। दूसरा और सबसे खतरनाक लूपहोल ये था कि इन बैंक रिसीट्स को उस वक्त कोई वेरीफाई करता ही नहीं था। सिस्टम बिल्कुल अंधा था। तो इसका क्या नतीजा निकला? उन्होंने बैंक ऑफ कराड़ जैसे छोटे बैंक्स को रिश्वत देकर उनसे नकली फेक बीआरस बनवाना शुरू कर दिया और बिना किसी एक्चुअल कोलैटरल के बैंक्स का हजारों करोड़ रुपए निकालकर सीधा स्टॉक मार्केट में पंप कर दिया। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, द बिग बुल का दौर, जिसमें था नकली उछाल और बहुत सारा अहंकार। इन्हीं दो लूप होल्स ने एक मैसिव आर्टिफिशियल बूम को जन्म दिया। मई 1990 में सेंसेक्स लगभग 800 पॉइंट्स पर रुका हुआ था, पर जैसे ही बैंक्स का हजारों करोड़ रुपया मार्केट में फ्लड हुआ, अप्रैल 1992 आते आते सेंसेक्स ने 4500 पॉइंट्स का आंकड़ा छू लिया। ये सिर्फ 2 साल के अंदर 460% की भयंकर ग्रोथ थी। एसीसी जैसी बड़ी कंपनीज के शेयर्स जो कभी 300 रुपए पर थे, वो 1000 का आंकड़ा आराम से पार कर गए। इस पूरे आर्टिफिशियल पल्फ के पीछे सिर्फ एक ही ताकत थी, हर्षद मेहता का वो छुपा हुआ खजाना। बाकी लोग पूरी कोशिश करते रहे कि मार्केट गिरे, पर मार्केट तो बस रॉकेट की तरह बढ़ता ही जा रहा था। अब इस बेशुमार दौलत का असर कैसा दिखा? हर्षद को मार्केट का एक भगवान माना जाने लगा था। 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस, 29 लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन, जिसमें इंडिया की बिल्कुल पहली लेक्सिस कार भी शामिल थी। बिजनेस इंडिया और बिजनेस टुडे जैसी बड़ी मीडिया मैगजीन्स ने उन्हें अपने कवर पेज पर छापा। उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि जब उन्होंने माजदा इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे तो मार्केट में लोगों ने स्वराज माजदा नाम के एक बिल्कुल अलग कंपनी के शेयर्स आंख बंद करके खरीदने शुरू कर दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके नाम में भी माजदा आता था। सोचिए, अहंकार सच में अपने चरम पर था। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, 4000 करोड़ का पतन, ताश के पत्तों की तरह इमारत का ढहना। हम सब जानते हैं कि झूठ और छल की बुनियाद पर बनी इमारत कभी न कभी तो गिरती ही है। उल्टी गिनती शुरू हुई 1991 में, जब आरबीआई को कुछ भनक लगी और उन्होंने बैंक रिसीट्स के इस्तेमाल पर सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी। पर उसके बावजूद दिसंबर 1991 में हर्षद ने एसबीआई से 500 करोड़ रुपए निकाल लिए और रिकॉर्ड छुपाने के लिए एक ऑफिशियल को रिश्वत तक दे डाली। लेकिन अप्रैल 1992 आते आते एसबीआई को इस 500 करोड़ के घापले का पूरा पता चल गया। अभी हर्षद दूसरी बैंक से पैसे उठाकर ये गड्ढा भरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने इस पूरे स्कैम का फ्रंट पेज पर पर्दाफाश कर दिया। सब कुछ वहीं खत्म हो गया और आखिरकार 4 जून 1992 को द बिग बुल को गिरफ्तार कर लिया गया। पता है, ये पूरा स्कैम 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आंका गया। जैसे ही सच बाहर आया, मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गया। बैंक ऑफ कराड़ जैसे छोटे बैंक्स तो हमेशा के लिए डूब गए। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा उन लाखों आम रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिनकी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई इस शेयर मार्केट के पैनिक में राख बन गई। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस नहीं था, ये उस वक्त पूरे देश के भरोसे का टूटना था। साल 2001 में सिर्फ 47 साल की उम्र में पुलिस कस्टडी के दौरान ही हर्षद मेहता का निधन हो गया। और देखिए, आज भी लोगों में 2 अलग-अलग नजरिए मौजूद हैं। कुछ का मानना है कि क्या हर्षद मेहता सच में एक शातिर स्कैमस्टर थे जिसने अपने लालच में आकर लोगों को बर्बाद कर दिया, या फिर वो उन बैंकिंग लूप होल्स का सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गए जो उस वक्त पूरे बैंकिंग सिस्टम की एक बहुत बड़ी सच्चाई थी और जिसे उस वक्त बाकी सभी लोग भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ही रहे थे। इस सवाल का जवाब शायद कभी पूरी तरह से ना मिल पाए, लेकिन एक बात तो पक्की है, हर्षद मेहता की ये कहानी शेयर मार्केट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। तो इन सब बातों पर आपका क्या सोचना है?